नमस्कार, मैं हूं आपके साथ मोनिका सिंगराणा। आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत करती हूं। हमारी संपन्नता हमारे कृषि उत्पादन पर निर्भर करती है। इस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए भारतीय कृषकों की बड़ी भूमिका है, इसलिए उसको धरती माता का सच्चा सपूत कहा जाता है। ऐसे ही भारतीय किसानों को खेती बाड़ी से जुड़ी हुई नई लाभकारी जानकारियां देने के लिए हर रोज सुबह हम आपके किसान भाइयों, प्रदेश के बहुत से हिस्सों में बिजली की गंभीर समस्या है। समय पर बिजली नहीं रहने से किसान अपनी फसलों में सिंचाई नहीं कर पाते हैं। इसके साथ ही बिजली का बिल भी अधिक आता है। तो किसान भाइयों, आपकी समस्या को देखते हुए ये जरूरी हो जाता है कि आप सोलर पंप सेट का उपयोग करें। तो किस प्रकार से उपयोगी है आपके लिए सोलर पंप सेट, जिस पर अपने अनुभव बता रहे हैं गांव चिमनपुरा, जिला जयपुर के प्रगतिशील किसान बाबू लाल यादव। सौर ऊर्जा सूर्य द्वारा प्राप्त एक अक्षय ऊर्जा है, जिसका प्रयोग बिजली बनाने में कई वर्षों से किया जा रहा है। इस तकनीक में बहुत से सुधार होते होते आज ये विद्युत उत्पादन का सरल एवं आसान तरीका बन गया है। सूर्य के प्रकाश को सोलर सेल द्वारा अवशोषित करके फोटो इलेक्ट्रिक विधि से सोलर विद्युत का उत्पादन होता है। इसे हम करंट के रूप में परिवर्तित करके सिंचाई जल निकालने में प्रयोग करते हैं। पानी और बिजली की बचत देखते हुए मैंने ये निश्चय किया कि वही अपने को सोलर लगाना है, तो मैंने 15-16 के अंदर ये सोलर लगवाया। सूर्य से विद्युत उत्पादन हेतु एक मोटर, एक सोलर पैनल तथा एक दिखाए जा रहे ढांचे की निर्माण की आवश्यकता होती है। सोलर सेल, जो कि सिलिकॉन नामक धातु से बनाया जाता है, इसके ऊपर सूर्य किरणें जितनी ज्यादा पड़ती है, उतना ही ज्यादा विद्युत का उत्पादन होता है। यह सोलर पैनल 3 प्रकार के होते हैं। पहला मैनुअल, दूसरा स्टैंडर्ड और तीसरा ऑटोमेटिक ट्रैकर पैनल। आइए हम चर्चा करते हैं मैनुअल टाइप सोलर पैनल के बारे में। इस प्रकार के पैनल को सूर्य की दिशा में हाथों से घुमाना पड़ता है। यह कार्य कोई भी व्यक्ति कर सकता है। सुबह के समय सोलर पैनल को पूर्व दिशा की ओर रखते हैं, दोपहर के समय सूर्य की सीधी किरण में सोलर पैनल को रखते हैं और शाम को इसे पश्चिम दिशा में घुमाना पड़ता है। अब बात करते हैं स्टैंडर्ड टाइप सोलर पैनल के बारे में। ये एक स्थायी संरचना होती है, अर्थात इसे विभिन्न दिशाओं में घुमाने की आवश्यकता नहीं पड़ती। इसके पैनल को दक्षिण दिशा की ओर स्थायी तौर पर लगा दिया जाता है। यह सुबह के समय थोड़ी देर से कार्य करना प्रारंभ करता है, इसलिए इसमें एक संशोधित संस्करण आया है, जिसे ऑटोमेटिक ट्रैकर सोलर पैनल कहा जाता है। यह ऑटोमेटिक ट्रैकर अपने आप ही सूर्य जिस तरफ रहता है उस दिशा में घूम जाता है। इसमें स्टैंडर्ड टाइप सोलर पैनल की तुलना में 20 से 30% ज्यादा कार्य करने की क्षमता होती है तथा ये संयंत्र सुबह 8 बजे से ही कार्य करना प्रारंभ कर देता है, परंतु इसका मूल्य थोड़ा ज्यादा होता है। सोलर के बहुत काफ़ी फायदे हैं। मैंने 15-16 में लगवाया था। 60% सब्सिडी थी। 1,92,000 रुपये मैंने जमा कराए थे और मैंने ये सोलर लगा ली। मेरे 1.5 हेक्टेयर ज़मीन है, तो मैं पूरी जितनी भी खेती करता हूँ वो सोलर पर ही निर्भर है और पूरे में अच्छी तरीके से पानी रहता है। ड्रिम में भी चलती है, फुहारे में भी चलती है, और भी जैसे मैं बाहर की खेती करता हूँ, मेरे पोली हाउस में भी यही सोलर काम आता है, ओपन में भी यही काम आता है। तो सबसे बड़ी बात तो यह है, इस महंगाई को देखते हुए इसमें बहुत बचत है। कोई बिल का झंझट नहीं, बिल देने की कोई आवश्यकता नहीं। एक बार पैसे लगते हैं, सुबह 7 बजे चलता है, शाम को 5 बजे बंद होता है। पूरे दिन जब भी जानवरों के लिए, खेती के लिए पानी की आवश्यकता होती है, तो अपन किसी बिजली पे निर्भर नहीं है और जैसे आवश्यकता होती है वैसे वैसे मैं काम में लेता हूँ। ये सोलर पैनल पूरी तरह से सुरक्षित है और इसमें कोई खतरा नहीं है। अगर किसान इसे बंद करना भूल ही जाए तो ये एक निश्चित समय के उपरांत स्वयं बंद हो जाता है और अगले दिन फिर से कार्य करना प्रारंभ कर देता है। यह सोलर पैनल एक बार लगाने के बाद लगभग 25 वर्ष तक कार्य करता है तथा कुछ कंपनी सोलर पैनल पर 5 साल की गारंटी व निःशुल्क सर्विस भी देती है। यह सोलर पावर इतना सुरक्षित है
कि इससे विद्युत मोटर जलने की कोई भी संभावना नहीं होती। इस सोलर पैनल से पानी निकालकर हम फव्वारा अथवा ड्रिप सिस्टम से सिंचाई कर पानी की भी बचत कर सकते हैं। ये सोलर मैंने 5 HV का लगवाया है। तो इसमें सबसे मोटी बात तो ये है कि 5 साल की स्टार्टर मोटर की गारंटी है और 25 साल की प्लेटों की गारंटी है। तो इससे 25 साल तक किसान को देखने की आवश्यकता नहीं है। और मैं इसी के साथ सभी चीज़ों की खेती करता हूँ। जैसे बाहर ओपन में जो गेहूँ है, फुहारा सब इसी से चलता है। जैसे बारिश के दिनों में थोड़ा कम काम करता है, तो इसके कारण बरसात के दिनों में पानी की भी आवश्यकता कम रहती है। और जैसे गर्मी पड़ती है तो गर्मी में सोलर पानी भी ज़्यादा देता है, और गर्मी में ही ज़्यादा पानी चाहिए तो गर्मी में अच्छा पानी देता है। तो सारे काम की सहूलियत है। किसान भाइयों, सोलर पंप न केवल बिजली की अनिश्चितता से बचाता है, बल्कि विद्युत बिल व डीजल द्वारा सिंचाई में आने वाले खर्च को भी बचाता है। जैसे सोलर में मेन चक्कर तो ये है कि किसी के पास ड्रिप भी नहीं हो, तो ड्रिप से जैसे सादा पाइप लगा के और जितना पानी चाहिए, जितना इसको सोलर को घुमाएंगे उतना ही वो पानी देगी। तो छोटे किसान हैं, कम खेती करना चाहिए और करना चाहिए, कम पानी चाहिए, तो इसमें पानी कटौती की जरूरत नहीं। थोड़ी प्लेटों को घुमाओ तो पानी कम देती है, तो उसमें वो खर्चा भी कम लगता है। जैसे मैंने ये इतनी खेती की है तो इसमें एक नोजल चलती है, तो उस हिसाब से मैं इसको घुमा लेता हूँ तो एक नोजल भी पानी का दे देता है। बाहर चलाता हूँ, 4-5 फुहारे चलाने हो तो इसको सही दिशा में पूरा कर लेता हूँ, तो पूरी नोजलें अच्छी तरीके। ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का अंदाता में स्वागत है। चलिए अब रुख करते हैं अगली कड़ी की ओर। सूरन की खेती काफी लाभप्रद है। सूरन न केवल सब्जी अचार के लिए बल्कि इसमें अनेक प्रकार के औषधीय तत्व भी मौजूद हैं। इन्हीं लाभों को देखते हुए जो किसान सूरन की खेती करना चाहते हैं वो इसकी बुआई कर सकते हैं। तो आप उन्नत किस्मों का चुनाव करके ही इसकी खेती कैसे करें, आइए इसकी खेती पर जानकारी लेते हैं डॉक्टर अजीत कुमार चतुर्वेदी से। इसको सूरन के नाम से जाना जाता है। इसे कहीं कहीं जमीकंद भी बोलते हैं। किसान भाई सूरन की खेती का समय जो है 15 मार्च से लेकर के अप्रैल लास्ट तक इसकी बुआई कर सकते हैं। कहीं कहीं जहाँ पानी का साधन अच्छा है या अगर तो वो अप्रैल मई तक भी इसकी बुआई कर सकते हैं। तो जहाँ भी पानी का साधन हो और उसके हिसाब से इसकी बुआई की जा सकती है। वैसे सूरन के लिए जैसे प्रजातियों की जो बात है, प्रजातियों में कि इसका पद्मा है प्रजाति जो अच्छी है, लेकिन उससे भी अच्छी हमारे क्षेत्र में जो उगाई जाती है वो गजेंद्रा है, जिसकी खेती हमारे किसान भाई यहाँ कर सकते हैं। हमारे किसान भाई इसको बोने के लिए सर्वप्रथम अपनी खेत की तैयारी कर लेते हैं। करके उसके लिए 3 से 4 जुताई खेत की करके उसके बाद जो है उसमें खाद की मात्रा जैसे 20 से 25 ट्रॉली जो है गोबर की खाद, इसके साथ साथ करीब 150 से 175 केजी नत्रजन, करीब 80 से केजी के लगभग फास्फोरस तथा 150 केजी पोटास प्रति हेक्टेयर की आवश्यकता होती है। उस हिसाब से अपने एरिया में जिस भी क्षेत्र में उनको लगाना है उसको खेत में मिला करके और खेत की तैयारी कर लें। नत्रजन की आधी मात्रा खेत की तैयारी के समय, बाकी फास्फोरस और पोटास की पूरी मात्रा दे देते हैं। बाकी नत्रजन की आधी मात्रा करीब 45 से 50 दिन बाद फसल में डाली जाती है। और लगाते समय इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि कंद की कटाई के उपरांत उसको कार्बेंडाजिम से 2% का सलूशन बना करके कार्बेंडाजिम में करीब 15 से 20 मिनट तक उसको शोधित कर लेना चाहिए। शोधित करने के बाद उस कंद को ले जा करके वो लगा दें। तो 300 से 400 ग्राम के कंद होते हैं, उसको 60 सेंटीमीटर बाई 60 सेंटीमीटर पे लगाएंगे। और अगर उससे बड़ा अगर कंद लगाते हैं, जैसे आधा केजी का लगाते हैं, तो उसको 60 सेंटीमीटर बाई 90 सेंटीमीटर, यानी लाइन से लाइन की दूरी 90 सेंटीमीटर और पौधे से पौधे की दूरी 60 सेंटीमीटर रखें। इस तरह से उसको मेड़ों पर लगाएं। कहीं कहीं जो है गड्ढे भी करके लगाते हैं, जैसे कि लाइन से गड्ढे कर दिया, उसमें भी उसको लगाई जाती है। लेकिन जो किसान भाई मेड़ की बना करके उस पर लगाते हैं, उस विधि से उत्पादन अच्छा होता है। लगाने के बाद वो करीब
40 से 45 दिन बाद उसका जमाव प्रारंभ होता है, यानी जमने में 40 से 45 दिन लगता है सूरन को। फिर जैसे जैसे वो बढ़ना शुरू होता है तो उसमें जो नत्रजन की आधी मात्रा है उसको उसमें डाल देना चाहिए, खेत में डाल करके यानी नाली में डाल करके उसकी गुड़ाई कर देनी चाहिए। कुछ महत्वपूर्ण बातें जैसे सिंचाई की हैं, सिंचाई पर भी उनको ध्यान देना चाहिए। कहीं कहीं आजकल तो ड्रिप इरिगेशन से भी इसमें प्रयोग किए जा रहे हैं। जैसे 60 सेंटीमीटर पे पौधे लगाए गए हैं तो ड्रिप के पॉइंट 60 सेंटीमीटर पर लगा करके और ड्रिप इरिगेशन से भी इसकी खेती की जा सकती है। उससे पौधे को उपयुक्त नमी मिलेगी और उपयुक्त नमी आवश्यकता से ज़्यादा नहीं होगी, जिससे कि पौधों में किसी तरह की कोई खराबी नहीं आएगी। इसमें झुलसा रोग, जो बैक्टीरिया जनित रोग है, जिसका आक्रमण पौधों की पत्तियों पर सितंबर व अक्टूबर माह में अधिक होता है। पत्तियों पर छोटे छोटे वृत्ताकार हल्के भूरे रंग के धब्बे बनते हैं, जो बाद में सूखकर काले पड़ जाते हैं एवं पत्तियां सूखकर झुलस जाती हैं। कंदों की वृद्धि नहीं हो पाती। रोग का लक्षण आते ही बाबिस्टीन अथवा इंडोफिल M45 का 2.5 मिली प्रति लीटर की दर से 2-3 छिड़का व 15 दिन के अंतराल पर करें। खुदाई की जहाँ तक बात होती है तो ये करीब नवंबर के अंतिम प्रथम सप्ताह से लेकर के और इसके दिसंबर तक इसकी खुदाई कर सकते हैं। इसमें सबसे बड़ा फ़ायदा ये होता है कि किसान भाई खुदाई करके अगर उनको मार्केट अच्छा नहीं मिल रहा है तो इसको स्टोर भी कर सकते हैं। स्टोर करके उसको अपने यहाँ रख लें और जैसे आवश्यकता होती है उस हिसाब से उसको मार्केट में ले जाएं। किसान भाई इसको अगर चाहें तो इंटरक्रॉप के तौर पर जैसे बगीचे, आम का बगीचा हो या अमरूद का बगीचा हो, उसके बीच में भी इसकी खेती कर सकते हैं। और जैसा कि जो बातें बताई गई उसी तरह से उसकी जुताई करके और इंटरक्रॉपिंग के तौर पर अच्छा इसका उत्पादन भी मिल जाता है और आपको फसल दूसरी भी मिल रही है जो मेन फसल है, तो ये लगा देते हैं। करीब ये मान के चलें कि हमारी ये जो फसल होती है इसमें जो उसका उत्पादन जो हमारे किसान भाई पाते हैं, ये मान के चलें कि अगर अच्छे से मैनेज व्यवस्था अगर दे देते हैं तो करीब 50 से। बढ़ते हैं अगली प्रस्तुति की ओर। प्रदेश के अनेक किसान भाई अलसी की खेती करते हैं, लेकिन वे फसल में दाने भरते समय कीट और रोगों के नियंत्रण पर कोई विशेष ध्यान नहीं देते हैं, जिसकी वजह से फसल के उत्पादन में भारी गिरावट आती है। तो आपके सामने इस तरह की समस्या नहीं आए, इसके लिए आप फसल में सिंचाई करते हुए कीट और रोगों का नियंत्रण कैसे करें, आइए जानते हैं कृषि वैज्ञानिक डॉक्टर SP अग्रवाल से। हमारे किसान भाइयों ने जिन्होंने अपने खेतों में चाहे वो हल से बोनी करके, कल्टीवेटर से बोनी करके, सीडल से बोनी करके अलसी की फसल लगाई है या उतेरा तरीके से, उतेरा यानी खेत में भुरक कर जहाँ खड़ी फसल में धान की में डाला है और उस बीज से भी जो फसल पैदा हुई है जो आज देखने को मिल रही, उसमें बहुत सारी परेशानियों का वो सामना कर रहे होंगे। इस समय पानी जमीन के सतह में या जमीन में होना उतना उपलब्ध होना उतना संभव नहीं होता, इसलिए हमें अपनी सिंचाई करना आवश्यक हो जाता है। सिंचाई के साथ साथ इस समय में जब उसकी बोड़ियां बन चुकी हैं, उनमें दाने भर रहे होते हैं, एक सिंचाई हम यदि कर देते हैं तो ये हमारी फसल को पककर तैयार करने में बहुत मदद करता है। तो एक सिंचाई हमारे पास अगर उपलब्ध है, किसी भी हालत में हल्की ही सही, परंतु इनको एक सिंचाई देना लाभप्रद होती है। किसान भाइयों, सिंचाई प्रबंधन के बाद अब बात आती है कीट और रोग नियंत्रण की। तो आप कैसे करें कीट और रोग की रोकथाम, आइए जानते हैं। जिनकी फसलों में बोनियां आ गई हैं, दाना भर रहा है, उस समय में कीड़े का और बीमारियों का भी प्रकोप देखने को मिलता है। कीड़ा ऐसा कि बोनी के अंदर घुसकर उसके दाने का जो सैप है, रस है, उसको चूसने का काम करता है, खाने का काम करता है और इससे फसल की उपज में बहुत बड़ा नुकसान होता है। ये देखने में उतना दिखाई नहीं देता, अब दृश्यमान नहीं होता है, परंतु देखा यह गया है कि धीरे धीरे इसमें जो इल्ली है वो प्रवेश कर जाती है, मक्खी आती है, अपने अंडे रखती है और उसके अंदर इल्ली
का प्रकोप हो जाता है। और इससे बचने के लिए आज की स्थिति में ऐसी प्रजाति जिसमें इनका प्रकोप कम होता है, बीमारियों का प्रकोप कम होता है, उन प्रजातियों को बोनी की होती। दूसरी बात, एक इंटीग्रेटेड एक जो समन्वित प्रयास होते तो हमें ये आज स्थिति देखने को नहीं मिलती। परंतु फिर भी यदि हमारे किसान भाइयों के सामने इस इल्ली के प्रकोप की समस्या है तो हम उनको ये सलाह देते हैं, जैसे इमामेक्टिन बेंजोइड है। इमामेक्टिन बेंजोइड कई नामों से बाजार में मिलती है। यदि उसका हम स्प्रे करते हैं और 1 एकड़ के लिए 50 से 60 ग्राम दवा का उपयोग करते हुए स्प्रे करें तो हमें फसल को सुरक्षित रखा जा सकता है। इसमें अगर फफूंद का जिसमें प्रकोप हो रहा है, जिसमें सफ़ेद फफूंद हो सकती है या लाल धब्बे हो सकते हैं, इनमें यदि बहुत ज़्यादा में प्रकोप देखने को मिल रहा है। पाउडरी मिल्ड्यू रोग कवक से होने वाला रोग है। इसके चलते पौधों की शाखाओं के सिरों पर भूरा या सफेद आटे जैसा पाउडर दिखाई देता है। रोगी पौधों की पत्तियां गिरने लगती है और दाने सिकुड़ जाते हैं। तो आप कैसे करें इस रोग की रोकथाम, आइए जानते हैं। और 15 दिन से ज़्यादा फसल अगर खेत में खड़ी रखना आवश्यक होता है तब हम इन दवाओं का स्प्रे कर दें। और दवाओं का स्प्रे करने के लिए कॉपर ऑक्सीक्लोराइड एक दवा है जिसका हम उपयोग करते हैं। तो ये कॉपर ऑक्सीक्लोराइड की जो मात्रा है वो 0.03% रखना ज़्यादा अच्छा होता है। और इसका अगर हम उपयोग करते हैं तो हम इन बीमारियों से फसल को बचा सकते हैं। तो ये कीड़े और बीमारी से आज की स्थिति में हमने फसल को सुरक्षित रखा है तो हमें निश्चित तौर से जो हम फसल की क्षमता थी उनका सही दोहन करते हुए उपयुक्त लाभ कमा सकते हैं। यही हमारी किसान भाइयों को सलाह है और इसमें आप इसका अनुसरण करते हैं तो निश्चित तौर से आपको फायदे का धंधा ये रहे। जॉन डियर अन्नदाता हेल्पलाइन निःशुल्क फोन संपर्क सेवा के माध्यम से आपके द्वारा पूछे गए प्रश्नों में से 1 या 2 महत्वपूर्ण प्रश्न को हम अपने कार्यक्रम में शामिल करते हैं। इसी के तहत आज का चयनित प्रश्न और उसका जवाब इस प्रकार है। निःशुल्क अन्नदाता हेल्पलाइन में आज हमने जिस प्रश्न को शामिल किया है उसे पूछा है, ग्राम चैनपुरा, जिला दौसा के भालचंद्र ने आपने मेथी की फसल में किए जाने वाले प्रबंधनों पर जानकारी चाहिए है। तो इसके लिए देखिए कार्यक्रम का यह अंश। ये प्रकोप के बारे में, एफिड प्रबंधन के बारे में अपन चर्चा कर रहे हैं। मेथी में इस स्थिति में जब यह फसल आ गई है तो इस टाइम में मेथी में सिंचाई का बहुत महत्व होता है। बहुत ज़्यादा सिंचाई करना भी जरूरी नहीं है, लेकिन जो क्रांतिक अवस्थाएं हैं फसल की उन अवस्थाओं पे सिंचाई करके वो फव्वारा विधि से हो सकती है या ड्रिप से या क्यारी विधि से, तो इनके द्वारा अधिकतम उपज प्राप्त की जा सकती है। तो पहले अपन बात करेंगे कि जो बुआई के करीबन मेथी की बुआई के करीबन 30-35 दिन बाद में पहली सिंचाई करनी चाहिए। उसके बाद में निराई गुड़ाई करके खरपतवार निकाल देना चाहिए। उसके बाद में जो है किसान भाइयों को दूसरी सिंचाई जो है 40 से 45 दिन पे करनी चाहिए, जिससे और जो तीसरी सिंचाई है वो 60-65 दिन पे, चौथी सिंचाई 80-85 दिन पे और लास्ट सिंचाई जो है दाना पकते समय उस टाइम पे, दाना भरते समय उस टाइम पे करनी चाहिए। यदि इस अवस्थाओं पे सिंचाई करते हैं तो उपज में और गुणवत्ता में अच्छी बढ़ोतरी होती है और प्रति हेक्टेयर जो किसान भाइयों को उपज मिलती है वो अच्छी मिलती है। क्योंकि मेथी एक ऐसी फसल है जो दलहनी फसल में आती है और ये अपनी जड़ों से नाइट्रोजन का फिक्सेशन करती है। मृदा जो सॉइल मृदा है उसकी उर्वरा शक्ति को बढ़ाती है। तो इस हिसाब से किसान भाइयों को सिंचाई का सही समय पे क्रांतिक अवस्थाओं पे सिंचाई करके अच्छी उपज प्राप्त कर सकते हैं। किसान भाइयों, मेथी की फसल इस समय दाने भरने की अवस्था पर है और इस समय मेथी की फसल में सिंचाई करना बहुत जरूरी है ताकि मेथी की फसल में क्रांतिक अवस्थाओं पर सिंचाई करके अधिक उपज ली जा सके। मेथी की फसल में कीट रोगों का प्रकोप भी होते रहता है, जिनका यदि समय पर नियंत्रण नहीं किया गया तो मेथी की फसल में भारी नुकसान हो सकता है। एफिड यदि किसान भाई समय पे बुआई करते हैं उस मेथी में तो फिर भी इतना ज़्यादा नुकसान नहीं होता है, लेकिन देरी से बुआई की गई जो फसल है उसमें एफिड के कारण से उपज में काफ़ी अधिक कमी आ जाती है। तो इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए किसान भाइयों को एफिड का सही समय पे प्रबंधन करना चाहिए। जैसे अपन बात करें कि एफिड का प्रबंधन करने के लिए किसान भाइयों को डाइमिथोल 30 EC 1 ml पर लीटर वाटर के हिसाब से स्प्रे करना है। यदि फिर भी अधिक प्रकोप रहता है तो इस स्प्रे को जो है दोबारा से किसान भाइयों को 10 से 15 दिन बाद में दोहराना है। और जिस टाइम जैसे अभी देख रहे हैं कि बादल बने हुए हैं, इस टाइम में यदि मौसम में परिवर्तन होता है, तापमान बढ़ता है तो एफिड की खूब ज़्यादा बढ़ोतरी हो जाती है और उसके कारण से फसल को काफ़ी नुकसान होता है। तो इन चीज़ों को ध्यान में रखते हुए सही तरीकों से
मेथी में एफिड का प्रबंधन करेंगे तो काफ़ी उपज में बढ़ोतरी कर सकते हैं, अच्छी गुणवत्ता प्राप्त हो सकती है और किसान भाइयों को अधिकतम आय मिल सकती है। किसान भाइयों, मेथी की फसल में मौसम परिवर्तन के चलते छाछिया रोग का प्रकोप भी हो सकता है। इस रोग में पत्तियों, फलियों पर सफेद रंग का पाउडर सा छा जाता है, जिसके कारण किसानों को उतना उत्पादन नहीं मिल पाता जितना मिलना चाहिए। तो किसान भाइयों को इस नुकसान को देखते हुए जरूरी हो जाता है कि आप इस रोग का समय रहते नियंत्रण करें। तो इस रोग के नियंत्रण के लिए आप घुलनशील गंधक 3 ग्राम प्रति लीटर पानी की दर से घोल बनाकर फसल पर छिड़काव करें। आइए अब एक नजर डालते हैं राज्य की कुछ चुनी हुई मंडियों के प्रमुख फसलों के बाजार भाव पर। अब आइए देखते हैं कल दिखाए जाने वाले कार्यक्रम की मुख्य झलकियां। किसानों के लिए चिया और चंद्रसूर की खेती करना है लाभकारी। गुलाब के अच्छे फूलों की प्राप्ति के लिए किए जाने वाले जरूरी कार्य। हम ये उम्मीद करते हैं आज का कार्यक्रम आप सभी दर्शकों के लिए उपयोगी रहा होगा। किसान भाइयों, अन्नदाता आपकी सेवा के लिए संकल्परत है। कृषि संबंधित समस्या एवं सुझावों के लिए आप हमें इस पते पर संपर्क कर सकते हैं। प्रोड्यूसर अन्नदाता